Hello students, good evening. Welcome to next lecture of chemical bonding and molecular structures. Today in this lecture we shall study about orbital concept of covalent bonding. In this topic, we will study two theories, VBT, valence bond theory, and MOT, molecular orbital theory. First of all, why do we need orbital concept of covalent bonding? हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया कि बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, फिर इसकी नीड क्या है? नीड ये है, देखो कि आयनिक बॉन्ड तो हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस पैदा हुई हैं, फिज़िकल अट्रैक्शंस हैं, तो बॉन्डिंग हो गई। बट कोवलेंट बॉन्ड जब बना तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन का पेयर म्यूचुअली शेयर हुआ या अनम्यूचुअली शेयर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग से अट्रैक्शन कहाँ से आ गई, ये बात थोड़ी सी अनएक्सप्लेन्ड है। मोरओवर, we also know that electron has more wave nature than particle nature. तो पार्टिकल तो कोई है नहीं, वेव है वो। तो वेव्स का आपस में इंटरेक्शन, आपस में ओवरलैपिंग, ये सारा कुछ जब हम पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये चाहिए। तो देयर आर टू थ्योरीज। First we shall learn VBT. VBT means valence bond theory. Then इसमें कुछ limitations आ जाएंगी, वो पढ़ेंगे। पहले तो एक्सप्लेन करेंगे इसके बेसिस पे बॉन्डिंग को, then limitations करेंगे, फिर हम मूव करेंगे molecular orbital theory में। Okay, so let us begin. VBT means valence bond theory. ठीक, तो आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें थ्योरी के पॉइंट्स, पास्टुलेट्स लिखे हुए हैं। यू कैन मग इट अप, रट्टा मार के याद कर सकते हो, समझ लो आराम से। तो क्या है ये थ्योरी? थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पास्टुलेट, कि ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। क्या मतलब कि जो दो एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, यानी कंबाइनिंग एटम्स, ओके, तो उन दोनों एटम्स का ओनली वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट आप कह सकते हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, सिर्फ वही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अंदर वाले ऑर्बिट्स का कोई काम नहीं बॉन्डिंग में। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p4, तो 1 फर्स्ट ऑर्बिट तो उसका अंदर हो गया, सेकंड उसका ऑर्बिट वैलेंस हुआ ना, तो जब O2 मॉलिक्यूल बनेगा या ऑक्सीजन एटम H के साथ, S के साथ किसी भी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन का ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही या उसके ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्डिंग करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ओके, कि ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल याद है, ऑर्बिटल मीन्स स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट ऑर्बिटल माइंड में क्लियर कर लो। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नहीं है, वो घूम रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है न्यूक्लियस के अराउंड। जहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो ऑर्बिटल है, ओके। ऐसे सब शेल के ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं, पी सब शेल के डम्बल शेप की ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब शेल के डबल डम्बल, सिमिलरली एफ के।
तो हम ऑर्बिटल्स में आ गए, अब इलेक्ट्रॉन हम पार्टिकल नहीं मान रहे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सेज दैट ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। इतनी सी बात, क्लियर। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव almost same energies, identical shapes and unpaired electrons with opposite spins। क्लियर कि दो एटम जो कंबाइन करने वाले हैं, पहली बात तो दोनों का वैलेंस शेल का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, ओवरलैप करेगा, बॉन्डिंग करेगा। दूसरी बात, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ओके, और दोनों की एनर्जीज कंपेरेबल हों, आलमोस्ट सेम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, ज़्यादा नहीं। और तीसरी बात, जो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन्स ऑपोजिट हों। अगर एक की क्लॉकवाइज हैं तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। हम साथ साथ एक एग्जांपल भी लेते हैं। लेट अस टेक द सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 EC1S1। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का अगर जब हम ड्रा करते हैं ऐसे बॉक्स बना देते हैं ऑर्बिटल का और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देते हैं। ठीक, S ऑर्बिटल है, S सब शेल में ऑर्बिटल है और S की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। ये सर्कल नहीं है ना। अगर मैं ऐसे लगा दूं X एक्सिस, Z एक्सिस, Y एक्सिस, तो अब आपको थोड़ा और बन जाएगा। तो ये जो है ये एक रीजन है, एक स्पेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इस स्पेस में इसके मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। तो ये एक H एटम है। सिमिलरली एक और H एटम विच इज़ आल्सो हैविंग 1s1 EC1 इलेक्ट्रॉन। तो यही सिचुएशन इसकी है। ये भी अपना स्फेरिकल इसका ऑर्बिटल है, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस है, जहाँ इसके होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक, दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों ने बॉन्डिंग करनी है। बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, पास आए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती कि ओनली वैलेंस शेल ने ही बॉन्डिंग करनी है। तो कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट ऑर्बिट ही लास्ट है, इसका भी फर्स्ट ऑर्बिट ही लास्ट है, तो ये कर सकते हैं बॉन्डिंग। अगली बात कि एनर्जीज कंपेरेबल हों, वो भी H है, वो भी H है, तो एनर्जीज कंपेरेबल ही हैं, सेम ही हैं ऑलमोस्ट। ओके, अगली बात कि बॉन्डिंग तब होगी जब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई, इसके पास भी अनपेयर्ड है, इसके पास भी अनपेयर्ड है, कर सकते हैं। एक बात और थी, वो क्या थी? विद ऑपोजिट स्पिन्स, स्पिन्स ऑपोजिट हों। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसको क्या चाहिए? एंटी। चलो वो हम कर देते हैं। ये वाला एटम घूम गया, सपोज अगर बॉन्डिंग करनी है इसको घूमना पड़ेगा, इसको उल्टा होके आना पड़ेगा ताकि दोनों की स्पिन्स आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसिल हो जाएं। ठीक है, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, दोनों की स्पिन्स भी अपोजिट हो गई। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसके S ऑर्बिटल ने इसके S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन उसका एक उसका, ऑपोजिट स्पिन, शेयरिंग हो गई। तो अब आप समझ ही गए, ये जो शेडेड एरिया है ये ओवरलैपिंग, इसको हम ओवरलैपिंग बोल देते हैं। एक के ऊपर एक आ गया, ओवरलैप कर लिया, कवर कर लिया, तो ये एक बॉन्ड बन गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यही कहना है कि ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। Only those orbitals will take part in bonding which have comparable energies, unpaired electrons with the opposite spins। तो H2 का मॉलिक्यूल बन गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, उन्हीं नोट्स में ही इस थ्योरी का एक पॉइंट आएगा, आई थिंक थर्ड पॉइंट ही होएगा वो,
कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे? देखो, एस ऑर्बिटल की शेप तो स्फेरिकल होती है, आपको पता, इट इज़ डायरेक्शनलेस, इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिकल। बट जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर हैविंग डम्बल लाइक शेप। अगर पी एक्स है तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, पी वाई है तो वो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, पी जेड जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, उनका एक्सिस भी है और उनकी साइड भी है। जैसे मेरी ये फिंगर, इसकी साइड भी है, इसका एक्सिस भी है। ऐसे ओवरलैप कराऊँ तो एक्सिस के अलोंग हो गया, एक्सिस वाइज, ऐसे करूँ तो साइड वाइज। लेकिन जो स्फीयर है, बॉल है एक, वो तो उसकी तो कोई साइड है ही नहीं, हर तरफ से उसका एक्सिस ही है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स डी और एफ बी ये सभी डायरेक्शनल हैं, है ना। तो उनके केस में जो ओवरलैपिंग है ना, वो एक्सियल भी हो सकती है, वो साइड वाइज भी हो सकती है। देखो कैसे, अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप करे तो ये क्या हो गई? एक्सियल ओवरलैपिंग। लेकिन अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ऐसे सट जाए तो यहाँ और यहाँ थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप। दो जगह पे हो रही है, बट ये एक ओवरलैपिंग हम इसको मानते हैं, दो जगह पे हो रही है। ये एक्सियल है, ये साइड वाइज है। ऐसे ही डी ऑर्बिटल्स भी डायरेक्शनल होते हैं, उनमें भी सिमिलरली एक्सियल ओवरलैपिंग भी होती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होती है। फिर आपको एक बात और याद होगी कि जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते थे, ये जो ऑर्बिटल्स की शेप्स हैं, ये बताते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यूज़ निकालते हो आप। प्रिंसिपल नंबर जो n होता है दैट गिव्स ऑर्बिट, जो l होता है एजीमुथल दैट गिव्स सबशेल s p d f, और m की वैल्यूज़ जो होती हैं दे गिव्स ओरिएंटेशन, दे गिव ऑर्बिटल्स। और m की वैल्यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव भी होती हैं। जब l ज़ीरो तो m भी ज़ीरो, इसलिए s की कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ डायरेक्शनलेस स्फेरिकली सिमेट्रिकल। जब l की वैल्यू 1 होती है तब p होता है ना, और l की वैल्यू जब 1 होती है तो m की वैल्यू होती है +1 0 -1। तो वो एक्चुअली इसी को ही शो कर रहे हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये सेंटर में क्या है? 0 है ना। ऐसी डी में 2 प्लस हैं, 2 माइनस हैं, 1 0 है। एफ में 3 प्लस हैं, 3 माइनस हैं, 3 और 1 0 है। ठीक, तो जब ये ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो ओवरलैपिंग एक तो होती है एडिशन, एक होती है सब्ट्रैक्शन। अब देखो, अगर ये प्लस था और ये भी प्लस था, ये माइनस है और ये माइनस, प्लस प्लस की हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग, बॉन्डिंग होएगी। मतलब प्लस के आगे माइनस नहीं आना चाहिए, अगर प्लस के आगे माइनस आ गया तो वो तो सब्ट्रैक्शन होएगी। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब ओवरलैपिंग होएगी ऑर्बिटल्स की, तो प्लस की प्लस के साथ, माइनस की माइनस के साथ एडिशन होनी चाहिए। ऑपोजिट साइंस ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, देखो जैसे अब साइडवाइज कर रहे हो आप, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, या ऊपर वाले माइनस है, नीचे वाले प्लस हैं। अगर आप ऐसा कर दोगे उल्टा, ऊपर माइनस कर दोगे, नीचे प्लस कर दोगे, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर इस प्लस के सामने ये नेगेटिव आ रहा है तो दैट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। क्लियर? नो ओवरलैपिंग। ऐसे ही अब जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप ऐसी है कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ये सपोज पी ऑर्बिटल है प्लस, ये माइनस, इसके साथ कोई एस अगर ओवरलैपिंग करनी चाहता है, इसको अप्रोच करता है, तो यू सी
अगर ये प्लस भी हो तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, सेंटर में चला गया वो। इसको बोलते हैं नो ओवरलैपिंग, ज़ीरो ओवरलैपिंग। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, ये नेगेटिव हो गई, नहीं हो रही, इसको ज़ीरो बोल सकते हो, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अब आप समझ जाओ कि बॉन्ड तब ही बनेगा जब ओवरलैपिंग पॉजिटिव होएगी, प्लस लोब के साथ प्लस लोब, माइनस के साथ माइनस लोब। कुछ MCQs में आपको ये ऐसी कुछ सिचुएशंस सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई। नाउ जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, ज़्यादा एरिया में होती है, इफ़ेक्टिव होती है। इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, बड़ी कम कम हुई, ऑफ कोर्स दो जगह पे हुई है लेकिन थोड़ी थोड़ी हुई है, इसलिए साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओवरलैपिंग दो जगह पे हुई है बट बॉन्ड एक ही बना है। ठीक है, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, PIE पाई, पाई बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, वीकर देन सिग्मा। क्लियर? तो आपको एक नई बात और पता चल गई कि कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है, सिग्मा और, पहले था पोलर और नॉन पोलर, अब आ गया सिग्मा और पाई। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अकॉर्डिंगली जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो कंबाइनिंग एटम्स के ओनली वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। Only those orbitals of valence shell take part in bonding which have unpaired electrons and opposite spins and comparable energies. ठीक, एंड जब ओवरलैपिंग होएगी तो, और ओवरलैपिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्सियल भी हो सकती है, साइड वाइज भी हो सकती है। एक्सियल काफ़ी इफ़ेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वाइज वीक है, वीक पाई बॉन्ड बनता है। इज इट ओके नाउ? तो पहला बॉन्ड जब दो एटम्स में बनेगा ना, सपोज ये H है, ये H है, ये, इसमें तो खैर बनेगा ही सिग्मा, इसमें तो पाई बन ही नहीं सकता। इमेजिन कि अगर किसी एटम के पास P है, किसी के पास S है, ये दोनों के पास P है, फर्स्ट बॉन्ड जो बनेगा दोनों में वो एक्सिस के अलोंग ही बनेगा। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, और एक सिग्मा बनने के बाद नेक्स्ट सिग्मा पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा? पाई। सो फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज पाई। सो दिस वाज अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जैसे हमने इस थ्योरी को अप्लाई किया और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सप्लेन हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज थी, ऑपोजिट स्पिन कर दी, ओवरलैपिंग हो गई, H2 मॉलिक्यूल बन गया। नाउ अगर हम ट्राई करें बनाने की हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, EC बन गई 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हीलियम का मॉलिक्यूल तो फिर बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस थ्योरी के फर्स्ट सेकंड पॉइंट में कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? अनपेयर्ड। तो हीलियम के तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, देयर इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल तो बन नहीं सकता। ठीक है, तो हमारी थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही है बॉन्डिंग को। अब हम कोई मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं और उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, CH4, मीथेन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, सो सेंट्रल एटम इज, पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, पिछला थोड़ा रिवाइज हो जाएगा।
अगर लुईस डॉट से एक्सप्लेन करें, सी के वैलेंस में कितने डॉट्स आ गए? 4। एटॉमिक नंबर 6 था, 1s2 2s2 2p2 हो गए 4। H, हर H का सिंगल इलेक्ट्रॉन, H को 2 पूरे करने हैं, C को 8 पूरे करने हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग, ऑक्टेट कंप्लीट, मॉलिक्यूल CH4 बन सकता है। ये तो हुई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ लिया वेसिपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वो थ्योरी कहती है कि ये तो 4 बॉन्ड पेयर हैं, ये तो आपस में रिपेल करेंगे, ये चारों बोर्ड पे रह नहीं सकते, क्योंकि अगर ये बोर्ड पे रहेंगे तो एंगल कितने का होएगा? 90 का। लेकिन ये और खुला हो जाएंगे, कैसे कि एक H तो यहीं रहेगा, दूसरा इतना खुला हो गया, तीसरा इस बोर्ड से बाहर आ गया, चौथा पीछे गया, और इस शेप को आपने क्या बोल दिया? टेट्राहीड्रल। तो मीथेन मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप क्या होती है? टेट्राहीड। वैसे हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन जब हमको शेप एक्सप्लेन करनी होती है तब हम यही बात करते हैं। ठीक है भाई। अब हम अप्लाई करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो मीथेन की फॉर्मेशन है वो कैसे एक्सप्लेन करोगे? चलो मैं ऐसे करता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड ऑन दिस एक्सिस आई एम टेकिंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। ठीक है। तो कार्बन की इसी क्या होती है? 1s2 है ना, देन क्या आ गई? 2s2 और 2p2। मैं ऐसे ऊपर क्यों लेके जा रहा हूँ? ऑफ बाउस प्रिंसिपल, electrons are filled in atomic orbitals in increasing order of their energies। सबसे एनर्जी कम होती है 1s की, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए 6 में से, कार्बन के 6 होते हैं। उसके बाद बारी आई 2s की, उसको 2 मिल गए, देन बारी आई 2p की, उसको 2 मिल गए। तो एनर्जी बढ़ रही है, 2p की एनर्जी इज ग्रेटर देन 2s, तो ऐसे लिखा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसकी हम दिखाते हैं रिप्रेजेंटेशन। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होएगा? ऑपोजिट। 2s में भी एक ही ऑर्बिटल है, दोनों का स्पिन क्या होएगा? ऑपोजिट। p सब शेल आ गया, 2p सब शेल। p सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। ओके। p मीन्स l की वैल्यू 1, जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1, तो 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होती हैं स्पेस में। देयर आर 3 रीजन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और आप उसको बोलते हो px, py, pz। ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ऑर्बिटल 3 है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in orbitals of same subshell will not take place until all orbitals are half filled। तो px, py, pz 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों सेम सबशेल 2p में हैं, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन का पेयर तब तक नहीं बनेगा जब तक एक एक नहीं मिल गया। इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, तो इसलिए एनर्जी वाइज एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, और ये खाली रह गया। और एक बात और, जब एक एक मिलता है अपने अपने ऑर्बिटल को, देयर स्पिन रिमेन सेम। ये भी हर्ट्ज रूल का ही एक्सटेंशन है। जब अनपेयर्ड मिलेंगे, जब अनपेयर्ड रहेंगे, तो उनकी स्पिन सेम होएगी। जब पेयरिंग होएगी तब स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ये हमने क्या बना दी? कार्बन की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं?
मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। हम देख चुके हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कि सी के एच के साथ 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और मीथेन दुनिया में है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता मॉलिक्यूल ये, इसके 4 बॉन्ड बने एच के साथ। अब हम अप्लाई करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। इसका मतलब जब कार्बन ने बॉन्डिंग करनी है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड, ये दोनों सेकंड के हैं, सेकंड शेल के, तो सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स का काम है बॉन्डिंग करना, इसका कोई काम नहीं है ना। इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई रोल ही नहीं है, आउट। इनको बॉन्डिंग करनी है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट थ्योरी का। सेकंड पॉइंट, ओनली दोज वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग which have comparable energies and unpaired electrons with opposite spins। अब देखो, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, क्या ये बॉन्डिंग करेगा? नहीं, क्योंकि थ्योरी कहती है बॉन्डिंग वो करेगा जिसके पास अनपेयर्ड है। इसके पास अनपेयर्ड है, ये करेगा, ये भी करेगा, ये तो खाली है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, ये बॉन्डिंग करेगा? नो। तो इसके अकॉर्डिंगली तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कार्बन तो फिर 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बट मीथेन का मॉलिक्यूल दुनिया में है, 4 बॉन्ड हैं कार्बन के, तो थ्योरी वाले फंस गए। अब इस झंझट से निकालने के लिए क्या लॉजिक देते हैं हम, और सही भी है वो, कि जब ये बॉन्ड बना, जब बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड एंथैल्पी आपने पढ़ा रिसेंटली। उस बॉन्ड एंथैल्पी से इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। यू नो व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन, इट जंप्स ओवर टू हायर एनर्जी लेवल, यू नो। तो उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पहुँच जाता है। यानी कि अब हम यहाँ पे दिखाते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो चलो मैं यहीं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला गया, ये सिचुएशन बन गई, ठीक है भाई। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, नाउ दिस इज द सिचुएशन। तो अब वैलेंस शेल कार्बन में 4 ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों बॉन्डिंग कर सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है। तो अब H एटम है, H एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1, हम ऐसे दिखा देते हैं। दूसरा H एटम सिमिलरली, तीसरा H एटम सिमिलरली, और चौथा H एटम सिमिलरली, ठीक है। हम कहते हैं जी इसने ओवरलैपिंग इसके साथ कर ली, इसने इससे कर ली, इसने इससे कर ली, सॉरी इसने इससे कर ली, इसने इसके साथ, इसने कर ली इसके साथ, 4 बॉन्ड कार्बन के बन गए, CH4 बन गया। बट कैन यू सी समथिंग, कि जब 4 बॉन्ड बन गए, है ना, तो 3 बॉन्ड ये वाले कैसे बने, कि हाइड्रोजन का S ओवरलैपिंग कर रहा है कार्बन के P के साथ, यानी कि sp ओवरलैपिंग हो रही है। और ये ओवरलैपिंग कर रहा है किसके साथ, इसका S और इसका भी S, ये बॉन्ड बन रहा है बाय SS ओवरलैपिंग, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर हम 4 अनपेयर्ड तो कर दिए एक्साइट करके,
बट अब जो 4 बॉन्ड बने हैं उन 4 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड आउट ऑफ दीज 4 is formed by SS overlapping, the other 3 have been formed by SP overlapping. मतलब चारों बॉन्ड सेम नहीं है, एक बॉन्ड डिफरेंट चाहिए बाकियों से। बट प्रैक्टिकली जब मीथेन मॉलिक्यूल के बॉन्ड पैरामीटर्स पता किए जाते हैं तो पता चलता है कि चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ सेम है। All the bonds are same, but as per this, all bonds cannot be same. One bond should be different. फिर फंस गए। पहले फंसे थे तो लॉजिक दिया एक्साइटेड स्टेट का, अब फिर एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई समझ में आ गया कि एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से होना चाहिए और 3 SP से, लेकिन प्रैक्टिकली मीथेन के मॉलिक्यूल के चारों बॉन्ड सेम हैं, तो थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमने थ्योरी को फिर मॉडिफाई किया। अब क्या लॉजिक लगाया? अब लॉजिक लगाया एक नया कॉन्सेप्ट, हिब्रिडाइजेशन। जैसे हमने लगाया था रेजोनेंस, वो भी एक कॉन्सेप्ट था, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है वो। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिड मतलब होता है मिक्स, दो चीज़ों को मिक्स कर दो वो हिब्रिड है। वाइट कलर और रेड कलर मिक्स कर दो, लाइट सा एक कलर बन जाएगा, वो दोनों का हिब्रिड हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने लॉजिक ये लगाया कि बॉन्डिंग करने से पहले किसी एटम के जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, दे अंडरगो इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्स हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हिब्रिडाइजेशन। ठीक है, बॉन्डिंग जब करता है कोई एटम तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टुगेदर। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं हिब्रिडाइजेशन की। क्या कंडीशन है आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, यहाँ समझ लो, वहाँ जाके रट्टा मार के याद करोगे। पहली कंडीशन तो ये है कि ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग करता ही वैलेंस शेल है, तो ये तो ऑब्वियस सी कंडीशन है। दूसरी बात, द हिब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज, उनकी एनर्जीज कंपेरेबल हों। जैसे 2s और 2p दोनों हैं तो सेम शेल के, सेम ऑर्बिट के, सेम एनर्जी लेवल के 2। अब जो 2p है वो 1s के साथ नहीं कर सकता, या 2p जो है वो 4s के साथ नहीं कर, 2s और 2p आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंपेरेबल है, पॉसिबल है। ठीक है, तो एनर्जीज कंपेरेबल हों। ठीक, और अगली बात ये है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन चाहे पेयर हो, चाहे अनपेयर हो, चाहे ना भी हो, इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हिब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई? हिब्रिडाइजेशन कौन करता है? वो ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग करने जा रहा है वैलेंस शेल का, जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल हों और इलेक्ट्रॉन चाहे हो चाहे ना हो। बॉन्डिंग करने की कंडीशन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इंटरमिक्सिंग करने की कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन चाहे अनपेयर्ड है, चाहे पेयर्ड है, इवन एम्प्टी है, इवन देन इट कैन टेक पार्ट इन हिब्रिडाइज। आगे कोई एग्जांपल्स आएंगी मॉलिक्यूल्स की, तब आपको ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में ये आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, अब मिक्स होने के बाद जो नए बने उनको हम बोलेंगे हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जो मिक्स होने जा रहे हैं वो हिब्रिडाइजिंग है, ये चारों हिब्रिडाइजिंग है। अब मिक्स होने के बाद जो नया बना उनको हम बोलेंगे हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे हम बनाएंगे हिब्रिडाइज्ड स्टेट EC ऑफ कार्बन। अब जब ये मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल्स होते हैं जब मिक्स ही हो गए तो सबकी एनर्जीज सेम हो जाती हैं।
ठीक है, सबकी शेप्स भी सेम हो जाती हैं, ठीक, और सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। आपने अभी पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड दो होते हैं, सिग्मा और पाई। स्ट्रॉन्ग कौन सा था? सिग्मा। इसका मतलब जो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे दे विल ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और यू कैन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज ऑलवेज, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई। अब देखो, जब ये मिक्स हुए, इसकी एनर्जी मिक्स होने से पहले कम थी, इनकी ज़्यादा थी। जब मिक्स ही हो गए तो एनर्जी भी सबकी सेम हुई। अब एनर्जी कितनी होएगी? जिनकी ज़्यादा थी उनकी थोड़ी सी कम होएगी, जिसकी कम थी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक लेवल दिखा देते हैं। इस लेवल पे ये चारों बिठा देते हैं। इन चारों की एनर्जी सेम है, चारों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चारों की एनर्जीज सेम हो गई, चारों की शेप्स भी सेम हो गई। मिक्स होने से पहले इसकी शेप कैसी थी? लाइक ए सफियर। ये सफियर है। ये कैसा था? पी एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ये कैसा था? पी वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये कैसा था? पी जेड, ये बोर्ड से इधर आ गया है ना, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन मिक्स होने के बाद जितने मिक्स हुए उतने नए बनेंगे। 1 2 3 4 मिक्स हुए, 4 ऑर्बिटल्स नए बनेंगे। ये जो नए बनेंगे 4, चारों की एनर्जीज क्या हो गई? सेम हो गई। सबका एवरेज हो गया, मीन हो गया। ठीक है, ज़्यादा वाले की कम हो गई, कम वाले की ज़्यादा हो गई, और चारों की शेप भी सेम हो गई। जो स्फेरिकल था वो स्फेरिकल नहीं रहा, जो डंबल था वो डंबल नहीं रहा। अब इसकी शेप कैसी होगी? जस्ट इमेजिन कि 4 में एक स्फीयर है, मतलब 1/4 25%, 3 डंबल हैं मतलब 3/4 75%। तो एक ऐसी शेप बनी जिसमें 25% एस करेक्टर स्फेरिकल करेक्टर और 75% डंबल करेक्टर। तो हम मैथमेटिकली ऐसी सी एक शेप बना लेते हैं कि ऐसी सी कोई शेप है कि जो 25% तो डंबल लग रहा है, 75% वो क्या लग रहा है, सॉरी 25% स्फीयर लग रहा है और 75 क्या लग रहा है, वो डंबल। तो चारों ऐसे बन गए। ये क्या है? हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, वेस्पर थ्योरी ने पहले ही बता दिया, वो लोन पेयर की टर्म्स में बात कर रही थी। ये ऑर्बिटल्स हैं, इनमें हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही ना, रिपल्शंस तो वही होएगी। तो दीज हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रिमेन मैक्सिमम अवे फ्रॉम ईच अदर एंड प्रोवाइड सम ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल। वो सारा काम वही जो हमने किया कल वेस्पर थ्योरी, पिछले लेक्चर में वेस्पर थ्योरी में। ठीक, तो ये बात, इतनी सी बात समझ में आई। अब अगर हमको डिफाइन करना हो व्हाट इज हिब्रिडाइजेशन, तो आपके नोट्स में, बुक्स में लिखे, अब आप रट्टा मार सकते हो कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम to give rise to equal number of orbitals having same energies and identical shapes is called hybridization. ठीक है, देन आएगा conditions for hybridization. Number 1, only valence shell orbitals take part in hybridization. Number 2, the orbitals must have comparable energies. Okay. Number 3, the orbitals may have unpaired electron, pair of electron or vacant orbital can also take part in hybridization. ठीक है, फिर आ जाएगा characteristics of hybridized orbitals. अब जो ऑर्बिटल मिक्स होके बन गए नए, इनमें क्या खूबी है, इनका क्या खासियत है, क्या करेक्टरिस्टिक है? पहली बात, दे आर इक्वल इन नंबर।
क्या मतलब? जितने मिक्स हुए हैं उतने ही बनेंगे। यहाँ पे 4 मिक्स हुए हैं तो 4 बने हैं, 2 मिक्स होंगे तो 2 बनेंगे, 5 मिक्स होंगे तो 5। तो फर्स्ट, दे आर इक्वल इन नंबर। सेकंड, दे हैव सेम एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप्स। क्लियर? एंड नेक्स्ट आ गया, दे ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा कौन बनाता है? हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब हर ऑर्बिटल को, हर एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग करने से पहले हिब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है। अगर नहीं करोगे तो फंस जाओगे। चारों बॉन्ड मीथेन के सेम कैसे एक्सप्लेन करोगे? दिस इज द प्रूफ फॉर हिब्रिडाइजेशन। मतलब प्रैक्टिकली ये सचमुच में होता नहीं है, कहीं हम आपको दिखा नहीं सकते कि ये मिक्स हो रहे हैं, बट ये थ्योरेटिकल प्रूफ है हमारे पास कि अगर ये नहीं कॉन्सेप्ट लगाते तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहीं फ्लॉप हो जाती है। ठीक है? सो दिस इज द प्रूफ फॉर हिब्रिडाइजेशन। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, अब मिक्स होने से पहले इसका नाम था एस ऑर्बिटल, ये पी थे तीनों, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब इन चारों का नाम भी सेम हो गया। इसका नाम क्या रखें अब इसका नाम है, देखो इस मिक्सिंग में एक एस और 3 पी इन्वॉल्व है ना, तो इसका नाम हो गया sp3। इसका नाम क्या है? sp3। दिस इज कॉल्ड एज sp3, दिस इज आल्सो sp3। ठीक है? अब इन सभी ऑर्बिटल्स का नाम क्या बन गया? sp3। अब देखो, अब कार्बन में हो गई हिब्रिडाइजेशन। अब कार्बन ने 4 H एटम के साथ बॉन्डिंग करनी है। ये चारों H खड़े हैं अपने अपने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन लेके, है ना? इसकी ओवरलैपिंग हुई इससे, सिमिलरली सिमिलरली सिमिलरली। ये ओवरलैपिंग कौन सी है? H के S की कार्बन के sp3 से, H के S की कार्बन के sp3 से, S की sp3 से, S की sp3 से। एंड आप देख रहे हो कि चारों ओवरलैपिंग्स सेम है, तो इसलिए चारों बॉन्ड्स भी सेम है। एंड प्रैक्टिकल फैक्ट्स आल्सो जस्टिफाई दिस, दैट ऑल बॉन्ड्स इन मीथेन आर सेम। दैट मीन्स when we apply valence bond theory to formation of methane molecule, ground state of carbon has to be made excited state to create 4 unpaired electrons. Okay? Because it is a condition of valence bond theory that only valence shell orbitals having unpaired electrons with comparable energies take part in bonding. तो वो हमने excited state से कर दिए। But all bonds are same, उसको explain करने के लिए we have to apply the hypothetical concept of hybridization. ये बिल्कुल hypothetical है, experimental चीज़ नहीं है, ये fact नहीं है, hypothetical है, but it is required, otherwise theory doesn't go ahead, it flops here. Okay? तो अब आएंगी इसके बाद टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन कई टाइप्स की होती है, जैसे आपने पढ़ा अभी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक S और 3 P मिक्स किए हैं, इसको बोलते हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन। एक S में 2 P मिक्स करने पड़ेंगे समटाइम्स, वो क्या बन जाएगी? sp2। एक S और एक P करना है तो sp, बीच में D भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, sp3D, sp3D2। तो कब करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ इसकी ज़रूरत है, तो आज नहीं करते ये। अभी आप इसको क्लियर करो, इस लेक्चर को ध्यान से सुनो, समझो, अपनी बुक्स खोलो, मीथेन की एग्ज़ाम्पल को खुद ट्राई करो, ड्रा करो, एंड 2-3 एग्ज़ाम्पल्स और करो। नेक्स्ट लेक्चर में वी शैल स्टडी अबाउट अदर टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन आल्सो। ओके?
and then we shall study limitations of this valence bond theory, and we shall then move into molecular orbital theory. Till then, goodbye. Thank you.